घंटे पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक दें। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं तो इससे आपके माइंड पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और मुझे नहीं लगता, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि 3-4 घंटे अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो वो आपके माइंड में रहता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। और अगर समय देखा जाए तो पढ़ने का मुझे लगता है उत्तम समय भोर में 3 से 6 बजे तक हो सकता है। प्राचीन काल जो हमारे ब्राह्मण लोग होते थे वो इसी समय में उठा करते थे, इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय आत्मा, परमात्मा और मन एक ही रेखा में होते हैं। इस समय जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमें अधिक समय तक और बहुत अच्छे से याद रहता है, और ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। अगर आप दिन में 10 घंटे भी पढ़ते हैं और आप सुबह ये भोर में 3 से 6 या 7 बजे तक 3-4 घंटे पढ़ते हैं, तो ये 3-4 घंटे आपके उस 10 घंटे पे भारी पड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो हम दिन में पढ़ते हैं वो उतना याद रहेगा जितना हमने भोर का पढ़ा हुआ याद रहेगा। और अगर हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो हमें उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाकर तब उनको याद करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप एक प्रश्न याद कर रहे हैं, तो पहले आप उस प्रश्न को लिखिए, उसके बाद उस प्रश्न को पूरी अच्छे तरह से थॉरली उसको पढ़िए, फिर उसमें जो मेन हेडिंग है उसको आप लिखिए उसके उत्तर में। और हर एक टॉपिक को आप एक ध्यान आपने देना है कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़े। आप एग्जाम का तैयारी करते समय कुछ भी आपसे छूटे नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाए किसी को पता नहीं होता। इसलिए आप हर चीज को अच्छे से पढ़ें और उसको समझें। मेन पॉइंट को आप लिखें, मेन पॉइंट को लिखकर उसको अच्छे से समझें। अगर आप मेन पॉइंट को एक बार समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कभी भूलेगा। और लिखने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपका लिखने का जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा, और आपकी लिखने की गति है वो बढ़ेगी, और टाइम भी मैनेज होगा। आप प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर और उस सैंपल पेपर को लेके आप पैटर्न देखिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और एग्जाम का पैटर्न देखिए। उसमें आप ये भी देखिए कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के आए हुए हैं, कौन से प्रश्न को आपने कितना समय देना है, ये सब आप कर सकते हैं। ऐसे करने से टाइम मैनेज होगा, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम एक बार ठान ले कि हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अच्छे अंक लेकर आने हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है आज के समय में। एवरीथिंग इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। थैंक यू सो मच। बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे से आपने अपने इस भूमिका को निभाया है। अब जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सब लोगों से मेरा एक आग्रह है कि यदि आपको अन्नू, मेरी आवाज साफ जा रही है आपको? यदि आपसे मैं ये कहूं कि अन्नू को आवाज साफ जा रही है? हाँ, साक्षी पांडे लिखी है, वेरी गुड। नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। अभी आपको क्या करना है कि यदि सारे 5 स्टार हो, 5 स्टार, तो आप ये बताइए कि आप अन्नू को कितना स्टार दीजिएगा। आप लोग अपना अन्नू को स्टार दीजिए, ठीक है? 5 में से कितना स्टार अन्नू को देना है आप लोग दीजिए। मैं देख रहा हूं, मैं नाम बोलूंगा, जो जो स्टार देते चले जाएंगे, अन्नू देखते चले जाइए कौन कौन स्टार दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। 5 स्टार शिखा, अलका कुशवाहा 5 स्टार। देखिए सभी लोग आपको 5 स्टार दे रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू सो अविंदा मच। सोहान 5 स्टार, बहुत सही। रेनू, अनिल कुमार 5 स्टार। सभी लोग 5 स्टार दे रहे हैं, सभी लोग स्टार। वही कुमारी 5 स्टार, रुखसार 5 स्टार। आप सोचिए कि आप कितनी अच्छी वक्ता हैं। अपनी इस प्रतिभा को छुपाना नहीं है, हमारे अंदर जो प्रतिभा है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल। क्या बोले अन्नू? सर धन्यवाद कर रहे हैं सबका। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम लौटते हैं। सभी लोगों ने आपको 5 स्टार दिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह से आज हम लोगों ने एक प्रतिभा के साथ भी एक नया काम शुरू किया। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज कुछ का टॉपिक इस तरह से है, थोड़ा सा हम बोर्ड शेयर करेंगे
और बोर्ड पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर लौट के आएंगे। फिर से एक बार कह रहे हैं जितने लोग हो वीडियो ऑन करके रहेंगे ताकि हम बात कर सकें। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रोज का ही होता है। आप कहिएगा रोज सर एक ही बात कहते हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं बोलता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला हमने विशेषता स्कूल परिभाषा जान लिया था। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है स्कूल प्रबंधन के तत्व। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा लेकिन इंपॉर्टेंट, स्कूल प्रबंधन के तत्व, ये टॉपिक आज हमारा है। दूसरा टॉपिक जो आज हमारा है वो है स्कूल प्रबंधन की विशेषताएं। कौन लिख रहा है, मत लिखिए। स्कूल प्रबंधन की विशेषताएं, ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको आज हमें कवर करना है। तीसरा जो टॉपिक इसमें है वो हमारा है स्कूल प्रबंधन के स्वरूप और क्षेत्र। स्कूल प्रबंधन, आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, शिकायत नहीं करिएगा। प्रबंधन के स्वरूप और क्षेत्र। सबसे बड़ी बात है कि कल सबने कितना अच्छा से, सबसे पहले तो कल जितने लोगों ने मुझे अपना मैसेज भेजा है उन लोगों को मैं 7 स्टार दे रहा हूं। मैं किसी सबका देखा हूं A to Z सब लोगों का पढ़ा हूं। रात का मैं लगभग 11:30 तक मैं आप लोगों का मैसेज पढ़ता रहा था और सबने बहुत 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 ही अच्छा लिखा था। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई, बहुत ही शानदार बात हुई। तो सबने, यदि आप इस तरह से कोऑपरेट करेंगे, सहभागिता दिखाएंगे, तो सही बात ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा सीखेंगे। तो कल के लिए सबको बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। हाँ, जूही कुमारी, सबका बेहतर था, मैं किसका कैसा बताऊं, सबने बहुत ही अच्छा लिखा था। ऐसा कोई था ही नहीं जिसके बारे में मैं ये कहूं कि ये तो गड़बड़ है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छा लिखे थे। किसी का भी एक जूही के बारे में जब मैं बात करूं, जूही रात को मैसेज की, सर समझ नहीं आता है कि मैं क्या लिखूं। मैंने उसको लिखा कि आप लिखना शुरू कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये एक विधि है, जब हम किताब लिखने बैठते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता है ना कि क्या लिखें, तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, घंटों लिखता हूँ। और घंटों लिखने के बाद जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा ही सर चकरा जाता है कि इतनी अच्छी बातें कैसे मैं इतना सही ढंग से मैं लिख सकता हूँ। तो जूही मेरी बात मान करके लिखी, इनके लिए स्पेशल धन्यवाद इनको देता हूँ। एक रसगुल्ला फिक्स हो गया इनका, जब भी मिले मेरे ओर से एक रसगुल्ला खा सकते हैं। रसगुल्ला बोले तो मुझे तो लाल मोहन पसंद है, आपको जो पसंद हो। तो इस तरह से आप लोगों ने काम किया। चलिए आज के टॉपिक पे हम सीधे डिस्कस करते हैं, स्कूल प्रबंधन के तत्व। अब मैं यहाँ पे 4 तत्व लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 4 तत्व मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हें हमें थोड़ा सा समझना है ना। और ये आप, मुझे नहीं समझना है, मैं खेल का नियम बताऊंगा, ये समझना समझाना सब आपको है। मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाला हूँ आज सारा काम आप लोगों को करना है। मैं आज थोड़ा सा आराम करने वाला हूँ, आप लोग काम करिएगा। तो आप सब लोग तैयार रहें, किसकी बारी आ जाए कोई गारंटी नहीं है, किसी को भी बोला जा सकता है, इसलिए सभी लोग एक्टिव मोड में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ये जो तत्व है आपके 4 तत्व जो है, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, ये 4 तत्व में जो पहला तत्व है विद्यालय प्रबंधन के जो मुख्य तत्व है, देखिए तत्व तो सैकड़ों हैं लेकिन जो मेन जो है वो 4 हैं। 4 के बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहले कहता है भौतिक वस्तुओं का प्रबंधन। भौतिक वस्तुओं का प्रबंधन, यह एक तत्व है। दूसरा इसमें है
मनुष्यों का प्रबंधन, मनुष्यों का प्रबंधन, मनुष्यों का प्रबंधन। याद रखिएगा कि ये स्कूल प्रबंधन के तत्व है। तीसरा जो आपका है महत्वपूर्ण, विचारों और सिद्धांतों का प्रबंधन। तो विचारों और सिद्धांतों का प्रबंधन याद रखने जैसा है प्रबंधन। और इसमें जो चौथी बात है वो है धन का प्रबंधन, धन का प्रबंधन। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इन चारों को हम अभी याद कर लेंगे फर्स्ट, क्योंकि मैं जब आपसे पूछूंगा तो मैं ये पूछ सकता हूं कि ये चार आप मुझे पढ़ के सुनाइए, बोल के सुनाइए। रटेंगे बिल्कुल नहीं, मैं अभी याद करवाता हूं। देखिए यहां पे है वस्तुओं का प्रबंधन। आप 1 मिनट आंख बंद करिए और कल्पना करिए आप स्कूल में क्या क्या वस्तुएं होती हैं। कुर्सी, टेबल, मेज, रजिस्टर। ये हो गया कुर्सी, टेबल, मेज, रजिस्टर। अब आप देखिए कि सारे कुर्सी, टेबल और मेज, जैसे कुर्सी पर सर नहीं बैठे हुए हैं, सर नीचे है, कुर्सी ऊपर है ना। तो मनुष्य आपको दिखाई दे दिया, मनुष्यों का प्रबंधन। इस तरह से कुछ उल्टा हो रहा है। उसके बाद से जब ये विचार जो होते हैं, आप देखिए कि कई विचार के लोग हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कई विचार के लोग हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और एक तीसरा चित्र देखिए कि स्कूल पैसे के बिना एकदम उदास है। ऐसा नहीं एक पैसा है, पैसा बैंक में है लेकिन डर से निकाला नहीं जा रहा है। हम आपको 4 चित्र दिखाए। सबसे पहले बहुत सारे सामान देखिए स्कूल में जो रखे हुए हैं, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। उसके बाद से कुर्सी के नीचे एक व्यक्ति है, कुर्सी के नीचे एक व्यक्ति है, इससे पता चलता है मनुष्यों का प्रबंधन। उसके बाद से मैं आपको कहा कि बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, विचारों का। और उसके बाद से कहा कि पैसे बहुत हैं लेकिन बैंक में है, धन का प्रबंधन। ठीक है, तो ये 4 तरह के प्रबंधन हमें करने होते हैं, प्रबंधन के तत्व। अब मैं सीधे सीधे वापस आपके पास आऊंगा और मैं नाम लूंगा आपका। कि मान लीजिए कि मैंने कहा नेहा बताइए, तो नेहा को मैं 5 सेकंड दूंगा। आप तैयार रहिए एकदम अपना वो करके, किसी को भी कह सकते हैं। 5 सेकंड में आपको बोलना है। यदि 5 सेकंड में आप नहीं बोलेंगे तो आपका गोटी जो है वो दूसरे के पल्ले चला जाएगा। ठीक, और आपको मिलेगा 1 माइनस अंक। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 सेकंड में आपको इस खेल में भाग लेना है। हाँ, अब चलिए मैं आपको बोलूंगा, इसको बोलने के लिए अलका कुशवाहा। चारों बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्कूल प्रबंधन के 4 तत्व होते हैं: भौतिक वस्तुओं का प्रबंधन, मनुष्यों का प्रबंधन, विचारों और सिद्धांतों का प्रबंधन और धन का प्रबंधन। अरे वाह, भौतिक वस्तुओं, वेरी गुड। नेक्स्ट। भौतिक वस्तुओं के प्रबंधन में हम कुर्सी, टेबल, मेज, नहीं अलका, अभी कुछ बताना नहीं है, बस केवल आपको ये 4 को बताना है। चलिए ममता कुमारी। थैंक यू सर। 4 को बोलिए फटाफट। स्कूल प्रबंधन का 4 तत्व है। भौतिक वस्तुओं का प्रबंधन, मनुष्यों द्वारा प्रबंधन, विचारों और सिद्धांतों का प्रबंधन, धन का प्रबंधन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ममता के लिए जोरदार ताली बजाते रहिए आप लोग जहां भी बैठे हो। दिख तो नहीं रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई देना चाहिए। हाँ, ये सही है। थाली नहीं बजाने के लिए बोले, कुछ तो थाली पीटना शुरू कर दिया। बोले ना आपको थाली बजाने के लिए बोलूंगा। काजल जल्दी से बोलिए फटाक से। सर, भौतिक वस्तु का प्रबंधन, मनुष्यों का प्रबंधन, विचारों सिद्धांतों का प्रबंधन, भौतिक प्रबंधन, मनुष्यों का प्रबंधन, मनुष्यों का प्रबंधन, विचारों सिद्धांतों का प्रबंधन। बहुत सुंदर, चलिए ताली बजाइए इनके लिए सभी लोग। राइट, बहुत अच्छा, लाजवाब।
हम लोगों ने याद कर लिया, और याद कर लिया, क्या याद कर लिया कि जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन जो है वो प्रबंधन के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व में अब मैं मिटा दिया हूँ। 4 तत्व में पहला तत्व था, एक ही शब्द याद रखिए, वस्तु, बस वस्तु। दूसरा तत्व था मनुष्य। तीसरा तत्व था विचार विचार और सिद्धांत। चौथा तत्व क्या था? विचार और सिद्धांत। एक आदमी बोलिए। धन का प्रबंधन। क्या? धन का प्रबंधन। धन, ये तो भुलाएगा नहीं धन कभी भी, आप लोगों को धन कभी भी नहीं भुलाएगा। धन का प्रबंधन। वस्तु, मनुष्य, विचार और धन। चलिए अब गेम का दूसरा स्टेप शुरू होता है। सुनिए, एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए जो लोग आप बोल लें वो अपने को म्यूट करें, वहां से म्यूट कर लें। नहीं म्यूट करने पर भी माइनस मार्किंग मिलेगा, तो बोल के म्यूट कर दीजिए। जो लोग नहीं बोल रहे हो वो लोग अपने आप को म्यूट रखें, खेल का नियम है। और जिनको बोलना हो वो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करें, ठीक? जिनका नाम है ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करें, क्योंकि आप आराम से बैठ के पढ़िए। वीडियो ऑन करिए ताकि आपका चेहरा भी दिखे और बात सुनाई दे। केवल आवाज आ रही है, लग रहा है भूत बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, क्या गेम करना है। वस्तुओं का प्रबंधन का मतलब क्या है, मनुष्य का प्रबंधन का मतलब क्या है, विचार के प्रबंधन का मतलब क्या है, और धन के प्रबंधन का मतलब क्या है, बस आपको आधा मिनट से भी कम में बताना है, जितना जल्दी हो सके। चलिए मैं लौटता हूं। एक आदमी को मैं एक पॉइंट दूंगा, 4 आदमी को 4 पॉइंट देंगे। चलिए कम। हाँ, सबसे पहले ये अनिल जी बोलिए। अनिल को जाता है, अनिल कुमार बोले। वस्तुओं का प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, फटाफट शुरू होइए। इसके अंदर में आता है कुर्सी, टेबल, रजिस्टर का मैनेजमेंट होता है सर। हेलो सर। वस्तुओं का प्रबंधन से क्या समझते हैं? अनिल जी बहुत कम बताया। साक्षी पांडे, रेडी फॉर इट? यस सर, गुड इवनिंग। तो क्या वस्तुओं का प्रबंधन के बारे में? वस्तुओं का प्रबंधन बोलिए जी, वस्तुओं का प्रबंधन में जैसे कि स्कूल में बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल आदि, इन सब का प्रबंधन करना होता है। कहाँ कमी है उसको सबका प्रबंधन करना है। बोलिए। साक्षी पांडे, आवाज नहीं आ रहा है। जूही बोलिए। हेलो, वस्तुओं का प्रबंधन जूही बोलिए। हेलो, बोलिए सर क्वेश्चन क्या था? वस्तुओं का प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? सर वस्तु के प्रबंधन हो गया जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच और ये खेलने के जो सामग्री होते हैं वो सब, और समझती। टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि। अब आइए हम एक नजर। सर खेलने वाला भी तो होता है ना, खेलने वाला जो। अनुष्का आप समझाइए तो वस्तुओं का प्रबंधन क्या होता है? जी नमस्कार। हाँ, हमें एक स्कूल चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें भौतिक वस्तुओं का प्रबंधन भी एक बहुत आवश्यक है, जिसमें आ सकता है वो सारी चीजें जो स्कूल में जरूरी होता है, जैसे कि कुर्सी, टेबल हो गया, रजिस्टर हो गया, बच्चों का खेलने का जो होता है सामान वो हो गया, टीचर का कुर्सी हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, तो ये सब चीजें। बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट देखिए, मैं स्क्रीन शेयर में आपको दिख रहा है यहाँ पर। एक मिनट आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। बहुत छोटा दिख रहा है ना?
यस बड़ा सर। कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सर अब देखिए जूम करके सब देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें है, इसका एकदम चित्र में देखना है आपको, भाषा में नहीं देखना है, शब्द में नहीं देखना, चित्र में देखना है। दिखाई दे रहा है? जी सर। जी हाँ, सर। इसको आपको चित्र में देखना है। ये रहा भवन, बड़ा सा भवन दिखाई दे, फर्नीचर, बहुत सारे बेंच कुर्सी जो भी है, इसके अलावा कुछ आवश्यक उपकरण, पुस्तकालय भी वस्तुओं के यह भी आएगा। कार्यशालाएं, जो जहाँ पर कुछ काम किया जाता है, संग्रहालय किसी किसी स्कूल में होता है, और कक्षा में शामिल होने वाले जितने बेंच हैं, सब कुछ, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब हम फिर लौटते हैं और मनुष्यों के प्रबंधन में बात करेंगे। बस बहुत छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों को दे रहे हैं। हाँ, मनुष्यों का प्रबंधन क्या होता है? मोनिका कुमारी, मनुष्यों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? मोनिका को मेरी आवाज नहीं जा रही है लग रहा है। मोनिका, अर्पणा कुमारी, मनुष्यों के प्रबंधन से क्या समझते हैं? कौन बताएगा? जी सर, हम बताएंगे। बोलिए। हेलो सर। हेलो, मैं अपर्णा कुमार बोल रही हूँ सर। हेलो सर। हाँ सर मैं अपर्णा बोल रही हूँ। अपर्णा, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। सर मनुष्यों के प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है कि सर स्कूल शिक्षक के अलावा बहुत सारे ऐसी की आवश्यकता होती है जो हमारे स्कूल चलाने में मदद करते हैं, जैसे स्कूल के स्टाफ हो गए और भी बहुत सारे लोग होते हैं सर, जैसे अपराजिता, आपको धन का प्रबंधन बोलना है। हेलो, अपराजिता, धन का प्रबंधन बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मनुष्यों का प्रबंधन में आ जाता है अध्यापक, विद्यार्थी, सचिव, पिता, और फिर उसमें वो एक अध्यक्ष चुना जाता है, कोऑर्डिनेटर। बहुत सही। धन का प्रबंधन बताइए, धन का प्रबंधन से क्या समझते हैं? पहरे है जा बैठा हवा लगता है। धन का प्रबंधन समझ में आ रहा है ना? चलिए, सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लौटते हैं एक बार फिर से बोर्ड पे और इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सब लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा जब तक मैं अनम्यूट न करूं, कहने के लिए कहूं आपको, ठीक है। यहाँ से हमें देखना ये है, ये जो आप देख रहे हैं वस्तुओं का प्रबंधन, बहुत सारे सामान्य स्कूल में होते हैं। मनुष्य का प्रबंधन बहुत सारे आदमी काम में लगे होते हैं। विचारों का प्रबंधन जो होता है, विचारों का प्रबंधन, ये क्या होता है? विचारों का प्रबंधन कौन बताएगा? बोलिए तो जरा। विचारों का प्रबंधन कौन विचार, हेलो, विचारों का प्रबंधन में आ जाएगा स्कूल पद्धति, समय सारणी, जैसे प्रेयर कब होगा, क्लास कब से शुरू होगा, लंच का टाइम, छुट्टी के टाइम, ये सब आ जाएगा विचारों के पद्धति में। राइट, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। इसमें ज्यादा आपको चर्चा नहीं करना है, आप लोग जी याद सर, हम लोग बहुत इजीली समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए। ये चीजें आपके दिमाग में चली गई। अब इसमें ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करना है। और धन का प्रबंधन तो मुझे बताना ही नहीं बताना है, क्योंकि यह ऐसा चीज है जो सबको पता है, जो सभी को पता है कि धन का प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, और स्कूल की तो बात ही। इसलिए मैंने इसको डिस्कस में डाला। अगला टॉपिक जो हमारा है, आप लोग ऐसे बातचीत करते रहेंगे हम लोग। अगला जो टॉपिक हमारा है वो हम लेते हैं। ये थोड़ा सा समझने जैसा है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ना।
यहाँ पर हमें समझने जैसा ये है कि स्कूल प्रबंधन की विशेषताएं, स्कूल प्रबंधन की विशेषताएं। विशेषता का मतलब क्या होता है कि विशेषताएं, ये अक्सर बात आती है कि विशेषता, सभी लोग समझते हैं कि विशेषता क्या है, खासियत है। जो यह स्कूल प्रबंधन है उसके अब हम विशेषताओं पर ध्यान देंगे। हम ध्यान देंगे कि स्कूल का जो प्रबंधन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें ज्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना है, इसमें मुख्य रूप से आपको दो बातों पे ध्यान देनी है। एक बात पे ही मान के चलिए। सबसे पहला शब्द है प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया को समझते हैं। आप सभी लोग दूध से दही बनते हुए देखे हैं, बादल को पानी बनते हुए देखे हैं, है ना? की आवाज आ रही है, मुझे सबको म्यूट कर दीजिए। आप लोग अपने आप को ना अनम्यूट नहीं कर पा रहे, म्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ, आप लोग दूध से दही बनते हुए जानते हैं, बादल से पानी बनते हुए जानते हैं। तो हाँ, साक्षी पांडे मैंने म्यूट कर दिया। ये है, अब ये दूध से दही बनने के बीच, दूध से दही के बीच हम ये देखें कि ये दूध था, ये दही हो गया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसके बीच में क्या हुआ, कौन सी घटना दुर्घटना हुई कि यह दूध दही बन गया। हम बादल देखते हैं, अब बादल को सीधे पानी के रूप में बरसते हुए देख लेते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि ये बादल और पानी के बीच में हुआ क्या। बादल और पानी के बीच में बिजली चमकी और इस बिजली के वजह से ये जो बादल है वो पानी बन गया, लेकिन बीच में एक प्रक्रिया हुई, पूरी एक प्रक्रिया चली होगी। ये है प्रोसेस, ठीक है ना? मतलब एक चीज से दूसरा चीज में जो कन्वर्सन होता है उसके बीच में एक प्रक्रिया होती है, बिना प्रक्रिया के कुछ नहीं होता। तो प्रक्रिया को तो हम इस भाषा में समझ लिए। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको विचार करना है कि स्कूल प्रबंधन की विशेषता में हम सबसे पहले बोले आपको प्रक्रिया। तो बहुत सारी चीजें हैं स्कूल प्रबंधन में जिनको एक प्रक्रिया हम कहते हैं, एक प्रक्रिया के तहत घटित होती है। सिंपल सी बात आप ले लीजिए कि स्कूल प्रबंधन के तत्व में आपने देखा था वस्तुओं का प्रबंधन। ये जो वस्तुओं का प्रबंधन करेंगे तो पूरा एक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, एक प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके ये जो वस्तुएं हैं इनका प्रबंधन होगा। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि पुस्तकालय होता है लेकिन प्रबंधन के अभाव में उसका यूज नहीं हो पाता है, और प्रबंधन का अर्थ यह है कि संसाधनों का सदुपयोग हो, संसाधन घट जाए तो उसका व्यवस्था भी किया जाए। तो ये दो पहलू है इसमें, संसाधन का यूज और संसाधन की व्यवस्था, है ना? तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो उसमें सबसे पहला शब्द मैंने कहा है आपको प्रक्रिया, है ना? अब इस प्रक्रिया को आप इस ढंग से सजाइए। यहाँ बीच में लिख देते हैं प्रक्रिया, ठीक है? और इसके इधर तीर बनाते हैं और तीर बना करके हम आपको लिखते हैं उद्देश्य पूर्ण। देखिएगा शब्द, देखिएगा उद्देश्य पूर्ण, माने जो भी प्रक्रिया होती है उसका एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। मतलब ट्रेन जो चल दी तो ट्रेन यूं ही टहल नहीं रही है, ट्रेन टहल नहीं रही है, ट्रेन को कहीं पहुंचना है, कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, एक लक्ष्य है। वैसे ही जो भी प्रक्रिया होती है स्कूल की उसका एक उद्देश्य होता है। यदि उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो उसे आप प्रबंधन के अंतर्गत नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। अब हम तीर को इधर करते हैं और एक दूसरा टॉपिक लेते हैं। यहां पर लिखते हैं सतत। सतत
अब आप देखते होंगे कि एक सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार चलता है। रोज 10 बजे खुलेगा तो खुलेगा। अब मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग मत कहिए कि सर कहाँ खुल रहा है। कंटिन्यू, निरंतर, मतलब इस प्रक्रिया में निरंतरता होती है, सातत्य होता है ना, हरदम चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। जैसे दिन और रात होना सतत है, हमेशा होता है। जब से धरती बनी है तब से आज तक एक ऐसा दिन नहीं हुआ कि दिन और रात नहीं हुआ। वैसे ही स्कूल में जो भी प्रोसेस है वो डेली कर, मैंने घंटी लगाना तो ये डेली लगाना पड़ेगा, क्लास चलाना डेली चलाना पड़ेगा। तो प्रक्रियाएं सतत होती है। तो प्रबंधन का एक दूसरा जो विशेषता है कि ऐसा नहीं है कि आज बाबा धाम का यात्रा के लिए बस गई और बस फिर 1 साल बाद जाएगी, ऐसा नहीं है। डेली बाय डेली ऐसा होना है ना। तीसरा जो टॉपिक मैं इसमें लेना चाहता हूं वो है मानवीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, मानवीय। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है तो यस लिखिए। मानवीय मतलब ये जो प्रक्रियाएं जितनी होती हैं स्कूल में, ओके 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 थैंक यू, जितनी प्रक्रियाएं होती हैं स्कूल में वो मानवीय है। अब इसको मानवीय को समझिए। जैसे ट्रेन में केवल मानवीय नहीं है, मतलब मनुष्य से संबंधित तो ये भी होता है ना, लेकिन ट्रेन संचालन की जो प्रक्रिया होती है उसमें वस्तुओं का यूज होता है, ज्यादा मानव के लिए होते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्कूल में वस्तुओं का यूज कम होता है। ये मानव निर्माण की फैक्ट्री है, मानव के द्वारा मानव का निर्माण होता है ना। ट्रेन में मानव का निर्माण नहीं होता, मानव को ढोया जाता है। ढोने का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, है ना। तो मानवीय कहने का मतलब क्या है कि ये स्कूल की जो प्रक्रिया 100% मानवीय है, मानव के द्वारा मनुष्य का निर्माण। तो ये पूरा विद्यालय की प्रक्रिया मानवीय होती है। इसमें केमिकल ज्यादा नहीं होता, केमिकल का यूज होता है। अब दही बनने में दही मानवीय प्रक्रिया नहीं है। दही में बताया, दही बनना, दूध से दही बनना, ये रासायनिक प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया नहीं है। इसको समझ लीजिएगा, ये रासायनिक है, ह्यूमन है। मानवीय प्रक्रिया मतलब जिसमें मानव शामिल हो। ठीक है, चलिए अब हम चलिए अब हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम एक इधर तीर लेते हैं और तीर लेने के बाद से हम देखते हैं समन्वित। मतलब समन्वित का मतलब समझिए कि एक साथ में सैकड़ों काम होते हैं, सैकड़ों काम एक साथ में करने पड़ते हैं। समन्वित कई चीजें मिली जुली होती इस प्रक्रिया में, कई चीजें मिली जुली होती। तो समन्वित भी होती है। समन्वय आपको कल विस्तार से समझाए थे, मतलब ये प्रक्रिया एकल नहीं होती है ना, कई चीजें इसमें, कई चीजें जुड़ती हैं। स्कूल चल रहा है, इधर प्रार्थना खत्म हुआ, उधर क्लास की तैयारी हो गई। एक तरफ प्रार्थना हो रही थी या दूसरी तरफ क्लास सज रहा था। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही थी, प्रार्थना के जस्ट बाद क्लास। एक तरफ क्लास चल रहा है ना, और दूसरी तरफ शिक्षक लोग बैठ करके आगे की रणनीति बना रहे हैं, अपना लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। तो कई प्रक्रियाएं, कुछ लोग परीक्षा का काम कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग फी वसूलने का काम कर रहे हैं। तो ये समन्वित होती है, तमाम तरह की चीजें एक साथ जुड़ी होती है ना। और ये अगला पॉइंट है व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब क्या हो गया? व्यवहारिक का मतलब क्या हो गया? दो शब्द होते हैं, एक हो गया व्यवहारिक
और एक हो गया अव्यवहारिक। इसको समझिएगा। हमारे यहाँ एक पीटी टीचर है, वो कभी भी पीटी नहीं कराते, लेकिन कराते 3 घंटा कराते। अब ये जो 3 घंटे की जो पीटी है उसको आप कहेंगे अव्यवहारिक। तो विद्यालय प्रबंधन की जो विशेषता होती है ना, उसमें ध्यान रखना होता है कि हम जो भी करें वो व्यवहारिक हो, मतलब आसानी से उपयोग होने वाला हो, आसानी से हो जाए। इतना बड़का रूटीने बना दीजिए और जैसे ऐसा रूटीन ही बना दीजिए कि वो व्यवहारिक ही ना हो, पालन करने योग्य ही ना हो। और एक बात और, सार्वभौमिक होती है। ये सार्वभौमिक क्या होता है? सार्वभौमिक क्या होता है? देखिए, जो नियम स्कूल के, यानी जो टेक्निक दिल्ली में लग रहे हैं, उसी टेक्निक को सीवान में भी यूज किया जा सकता है, परिणाम वैसे आएंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है सार्वभौमिक होती है, पूरे दुनिया को इसमें समाया जा सकता है, पूरे दुनिया से इसके लिए संसाधन लिए जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझे इसकी प्रक्रिया के बाद से जो टॉपिक आता है इस बिंदु पे, उसको अब हम समझने वाले हैं। प्रक्रिया के बाद जो टॉपिक आता है, मुख्य टॉपिक, वो है उद्देश्य। तो उद्देश्य मैं आपको बता दिया कि स्कूल में कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उद्देश्य 100% अनिवार्य है। हर काम के पीछे एक उद्देश्य होगा ही होगा। निरुद्देश्य आप कुछ भी नहीं कर सकते, शून्य। यदि आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। एक और बात कहते हैं गत्यात्मक। गत्यात्मक शब्द जो बना है, गति से बना है, ठीक। दूध और दही को फिर से याद करिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं दूध और दही कह रहा हूं तो मुझे तो दूध कहते कहते चाय का ख्याल आ गया, क्योंकि मैं चाय पीता रहता हूं। आप लोगों को दूध दही मैं कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को भूख लग जाए। तो भूख लग जाए तो ठीक है, लेकिन क्या कहें, यही हमको मिल ही रहे हैं। दूध में दही दूध और दही स्थिर होते हैं, गति नहीं करता। ऐसा नहीं है कि दूध आप एक बर्तन में रखें और वो दही जाकर के दूसरे बर्तन में जमेगा, ऐसा तो नहीं होगा। दूध जिस बर्तन में रखेंगे, दही उसी बर्तन में जमेगा। केजी गया मतलब, सॉरी, केजी गया मतलब रंजू, अच्छा लग गया है भूख लग गया है, ठीक है। तो भूख लग गया तो थोड़ा देर भूख को बर्दाश्त करिए। आप यही ना कह रहे थे कि भूख लगे तो, अच्छा भूख लगे तो आप लोग अपने पास में थोड़ा सा वो रखा रहिए, नमकीन खाते रहिएगा। मैं खाने वाली चीजों का ज्यादा यूज करता हूँ अपने पढ़ाई में, इसलिए करता हूँ कि मैं हिंदी का मास्टर हूँ ना, तो हिंदी वाले लोग खाने पीने में ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, तो खाने पीने की चीजों का ज्यादा मैं यूज करता हूँ पढ़ाई में। ये चीजें ऐसी होती है जो सबके घर होती है। तो ये गत्यात्मक नहीं है, जिस बर्तन में जमाएंगे, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है उसमें गति होती है ना, गति होती है, गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। सब कुछ चलता हुआ होता है, रुका हुआ कुछ नहीं होता। ना स्कूल रुकता है ना अब इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि सर स्कूल की बिल्डिंग तो रुकी हुई होती है, रुकी हुई नहीं होती है, वो रुकी हुई दिख रही होती है, रुकी हुई कहाँ होती है। तो बिल्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, चलता हुआ होता है। तुरंत मीटिंग, तुरंत सिटिंग, तुरंत कोई और खबर, तुरंत कोई और चिट्ठी, इत्यादि इत्यादि। दूसरा चीज, इसमें कुछ अधिकार भी होते हैं और कुछ कार्य भी होते हैं। हर अधिकार के साथ कुछ कार्य भी जुड़े होते हैं। तो इस तरह से जब आपसे ये पूछा जाए, देखिए अब यहां से बिल्कुल ध्यान देने की बात है। तो आप 3 बात कहिएगा, प्रक्रिया, और प्रक्रिया में क्या क्या था आपको याद रखना है, एक बात। दूसरी बात, उद्देश्य को अलग से भी बोलिएगा, ये बात। तीसरी बात, आपको क्या करना है,
गत्यात्मकता, ये समझाना है। ठीक है। चौथी बात हमारा जो है दायित्व भी है, कुछ दायित्व भी आप समझ ही रहे हैं, दायित्व दिया जाता है, दायित्व होता है। पांचवी बात जो इसमें है वो होता है अधिकार। जहां कर्तव्य होगा वहां अधिकार भी होगा, अधिकार। तो ये जो चीजें हैं, 5 चीजें, उनको समझना है हमको। ये 5 बातें याद रखनी है आपको। प्रक्रिया में आप जितना मैं बताया हूं आप आराम से उसको उसके अंदर याद कर लीजिएगा। 5 बातें आप एकदम गांठ बांध लीजिए। कैसे गांठ बनेगा? ये शब्द आपका पहले से सुना हुआ है, उद्देश्य, ये शब्द भी पहले से सुना हुआ है। ये गति शब्द इसके लिए पहले से है, ये आपका पहले से सुना हुआ है। दायित्व शब्द भी आप पहले से सुने हुए हैं, अधिकार शब्द भी पहले से सुने हुए हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इसमें न्यू है, सबसे पहली बात। ठीक। अब इसको आपको लाइन से याद रखना है। प्रक्रिया में जो शब्द थे वो उद्देश्यपूर्ण था, सतत था, मानवीय था, समन्वित था, व्यवहारिक था, ये सब चीज। फिलहाल प्रक्रिया जब याद रखिएगा ना तो आपको वो सारी चीजें याद आ जाएगी, सब सुना हुआ है। इसलिए आप क्या करिए कि आप यहाँ मैं याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप कल्पना करिए कि दूध है, दूध को देखिए और दूध दही बन रहा है ना। अब हमें इसकी विशेषता ये करनी है, तो क्या करेंगे? दूध को दही बनाने का उद्देश्य होता है, जी जी होता है, कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है। कभी कभी बिना उद्देश्य का भी जमा लिया जाता है। इसमें गति नहीं होती है, इसमें दायित्व, दूध दही में क्या दायित्व है? ये प्रक्रिया में कोई दायित्व विशेष नहीं होता है। फट जाएगा दूध तो क्या हो जाएगा? अधिकार नहीं होता है। नेगेटिव हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये चीज हुआ, दायित्व हुआ, गति हुआ, उद्देश्य हुआ, अधिकार हुआ। कुल मिला जुला के आपको इसको दिमाग में अभी सेट कर लेना। सेट, तो लेट और सेट नॉलेज। अब आपको ये चीजें कंफर्म हो गई कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं स्कूल प्रबंधन की। अब हमें आगे बढ़ना। यदि हो गया हो तो बोलिए, नहीं तो बताइए, याद करवाते हैं। चलिए, क्योंकि आप लोग बड़े हैं इसलिए। क्या है अनुष्का? विकास होते रहना मतलब अनुष्का मैं ऑन करता हूं आपको, आप बोलिए विकास होते रहने का क्या मतलब है? खोजना पड़ेगा ना। अनुष्का, मैंने आपको पावर दिया, आप वहां से ऑन करिए। सर हाँ। जो आप गति बता रहे थे ना, उस पे मतलब बोले हैं कि विकास होते रहना भी एक समझ सकते हैं कि जैसे विद्यालय एक जगह है लेकिन उसमें जो कार्य चलते रहते हैं और जो विकास होते रहता है हर चीज में। तो वही सारी चीजें हैं, ऐसा प्रक्रिया की। जी सर, तो वही हमको टॉपिक को एकदम दिमाग में सेट रखिए। हमको विशेषता की बात करनी है ना। विशेषता किसकी? विशेषता स्कूल की नहीं, प्रबंधन की विशेषता। इसको एकदम क्लियर कट रखिए परीक्षा के लिए। प्रबंधन की क्या विशेषता है? किस प्रबंधन की? तो स्कूल प्रबंधन की विशेषता। स्कूल प्रबंधन की विशेषता जब भी आए आपको ये 5 बात, प्रक्रिया, अधिकार, दायित्व, क्या क्या था बोलिए? गति, गत्यात्मकता, प्रक्रिया हो गया, अधिकार हो गया, दायित्व हो गया, गत्यात्मकता हो गया, और क्या बोले थे? उद्देश्य, है ना। ये हमें याद रखना है, दिमाग में सेट रखना है एकदम। 1-2 बार जहां आप लिखे कि आपको हरदम के लिए याद हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है, लास्ट ही है इस पार्ट का, अब कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो है, थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा आपको डीपली इसे देख लेना है। विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप और क्षेत्र। विद्यालय प्रबंधन स्वरूप और क्षेत्र। ठीक है, किसी को कुछ कहना हो तो आप लिख दीजिए, तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूं।
विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप और क्षेत्र। अब इसको थोड़ा सा हमें इसको ही समझना है और किसी चीज को नहीं समझना। सबसे पहले प्रबंधन तो हम समझ रहे हैं, स्वरूप क्या होता है और क्षेत्र क्या होता है, आइए हम समझते हैं। नदी का स्वरूप, पहाड़ का स्वरूप। नदी ही है, जब बाढ़ बन जाती है तो बाढ़ का स्वरूप, ठीक है ना। इसी प्रकार जो आप लोग खाते हैं ना, एक होता है आलू भूजा नमकीन, उसका स्वरूप, एक होता है मूंग दाल। ये दोनों का स्वरूप में भिन्नता होती है। माने इसका रूप कुछ दूसरा होता है, इसका रूप कुछ दूसरा होता है, इसका रूप कुछ दूसरा होता है, इसका रूप कुछ दूसरा, इसका रूप। इसी प्रकार एक जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन, उसका स्वरूप क्या है वो समझना है। जैसे आप यहाँ पर प्रबंधन को समझिए, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, देखिए प्रबंधन एक अलग चीज हो गया, आपदा एक अलग चीज हो गया, ठीक है। वैसे ही प्रबंधन एक अलग चीज हो गया, ठीक ना। और स्कूल एक अलग चीज हो गया, दोनों दो चीजें हैं, ठीक। गृह प्रबंधन, मेरे यहाँ कोई मास्टर नहीं है गृह विज्ञान का, मैं ही पढ़ाता हूँ। तो गृह प्रबंधन, ये देख रहे हैं ना, ये सब प्रबंधन का जो अलग कॉन्सेप्ट है। इसका एक और दो बात मैं इसे बताया था कि जो भी आपके घर में है उसका उद्देश्य पूर्ण उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में एक फटा हुआ कपड़ा भी होता है ना, उसका भी उद्देश्य पूर्ण उपयोग होता है, गाड़ी पोंछने में हम लोग कर लेते हैं, है ना। उद्देश्य पूर्ण उपयोग हो। एक बात ये प्रबंधन का सीधा मतलब यही है, उद्देश्य पूर्ण उपयोग हो, एक बात, है ना। संसाधनों का विकास हो, संसाधनों का विकास हो। माने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरा भी देख सकते हैं, संचालन भी लिख सकते हैं आप। तो मतलब कुल मिला के ये प्रबंधन है। तो स्कूल में जो प्रबंधन शब्द है वो नया शब्द है, पहले स्कूल में प्रबंधन शब्द नहीं था। प्रबंधन शब्द एक न्यू शब्द है, ये हमको लगता है कि कंपनियों से लिया गया है। कंपनियों में पहले मैंने, इसलिए आज भी अभी स्कूल में मैनेजर नहीं रखे गए। आप देखिएगा सरकारी स्कूल में मैनेजर का पोस्ट नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जिसमें प्रबंधक का पोस्ट न हो। प्रबंधक होता ही होता है, डायरेक्टर होता ही होता है। तो ये मैनेजमेंट जो है, स्कूल को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, ये अभी सरकार नहीं सोच पाई। स्कूल को प्रबंधन चाहिए, तो प्रबंधन एक नया शब्द है ना, स्कूल के साथ। तो आपदा प्रबंधन का स्वरूप अलग होता है, गृह प्रबंधन का स्वरूप अलग होता है। अब जैसे घर का हम प्रबंधन करते हैं, वैसा स्कूल का प्रबंधन नहीं कर सकते, वैसे आपदा का प्रबंधन नहीं कर सकते। अभी कोरोना आई है ना, कोरोना में आपदा प्रबंधन लगा हुआ, और देर किस बात की, कल नहीं तो परसों हम खुद आपको आपदा प्रबंधन पढ़ाएंगे। आपको आपदा प्रबंधन पढ़ना है, पढ़ेबे करेंगे, तो आप उसमें भी समझिएगा। तो सब में प्रबंधन का स्वरूप अलग अलग होता है और क्षेत्र भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो स्कूल का स्वरूप और क्षेत्र समझना थोड़ा सा हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि जब हम स्कूल प्रबंधन की बात करते हैं तो इसका रूप कैसा होता है। ये बाढ़, हम कहेंगे बाढ़ प्रबंधन है, बाढ़ प्रबंधन तो कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, जहां पर पानी नहीं आता है वो तो उसका क्षेत्र नहीं है। जहाँ पे रेगिस्तान में नहीं ना होगा बाढ़ प्रबंधन। यदि कहें बाढ़ प्रबंधन कहाँ कर रहे हैं तो रेगिस्तान में कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए तविंदा सोहराब एराइश हैंड, यस सोहराब जी मैं आपको दे रहा हूँ, आप बोलिए क्या आपको कहना है। तविंदा सोहराब जी, सोहराब TAB, बोलिए तविंदा। आपको मैंने यहाँ से पावर दे दिया, आप वहां से अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए।
एक मिनट बोलिए। आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, कह रहे थे सर अगर पॉसिबल होगा तो आज का वीडियो ग्रुप पे डाल दीजिएगा सर, अभी ब्लड टेस्ट करवाने जाना है। डाल देंगे, सारा वीडियो ग्रुप में डाल देंगे, चिंता नहीं करिए। हमको जी सर, टाइम थैंक यू। कोई बात नहीं। आप जी सर। ओके, थैंक यू। जी सर, क्योंकि क्लास छोड़ना नहीं चाह रहे थे, हाँ, जरूरी है। एकदम आपका वीडियो डाल देंगे, चिंता नहीं करिए। ठीक है ना? तो ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और जी सर, थैंक यू। देखिए रिकॉर्ड का साइन दिखा रहा है। ओके सर। 1 मिनट आप लोग लाइन पर रहिएगा। तो हम लौट गए। ये प्रबंधन आपको इसलिए हम इतना डीपली समझाए कि आप जब एक बार प्रबंधन समझ लीजिएगा ना, एक बार जब आप प्रबंधन समझ लीजिएगा ना, तो स्वरूप और क्षेत्र अपने आप समझ लीजिएगा। स्वरूप और क्षेत्र समझाने के पीछे मेरा यही रीजन था। क्रिया आयता, एक मिनट। थोड़ा सा हम चले गए थे। अपराजिता देखिए, साउंड का नेटवर्क का इश्यू होता है, मैं वीडियो डाल दूंगा, आप चिंता नहीं करिए, है ना? आप पहला वीडियो में डाला था, 44 लोगों ने देखा है, ये भी वीडियो में डाल दूंगा, आप चिंता नहीं करिए। बस आपको जो समझ में आ रहा है आप पढ़ते जाइए। नेटवर्क चूंकि आपके यहाँ कमजोर होता होगा इसलिए। तो ये बोल रही है समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या नाम है इसका, प्रिया कुमारी गुप्ता। प्रिया कुमारी गुप्ता, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ना मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आए वीडियो देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए फोन कर लीजिएगा, ठीक है? मेरा नंबर आप ग्रुप से निकाल सकते हैं, मेरा नंबर है, मैं बता दूंगा। एनी कॉस्ट एनी हाउ, आप हरदम याद रखिए। देखिए मैं आप लोगों को 3-4 सुविधा दे रखा हूं। सुविधा नंबर 1 ग्रुप में पूछिए, सुविधा नंबर 2 क्लास में पूछिए, ठीक है? सुविधा नंबर 3 कॉल कर लीजिए। कॉल आप 5:30 से लेकर के मात्र 6 बजे तक आप कर सकते हैं। कॉल करके पूछ लीजिए, 5:30 से 6 बजे तक आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? चौथा, ये आपको टाइम भी अपॉइंट कर दिए आप, लेकिन एनी कॉस्ट एनी हाउ समझना है। यदि इसके बाद से आप, हाँ एक और चीज है, मैंने वीडियो दिया आपको, वीडियो दिया, इसके बाद से आपको पीडीएफ भी देंगे, है? अब इतना चीज आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता समझने के इतने संसाधन। दूसरी चीज, एक चीज यदि समझ में नहीं आता है तो 100 बार समझाएंगे। मुझे नहीं लगता है कोई भी आदमी इस संसार के 7 अरब की जनसंख्या में कोई भी ऐसा आदमी होगा जो जिसको 100 बार समझने की जरूरत पड़ती होगी। किसी को भी नहीं पड़ता है, 2 बार से 5 बार में समझ में आ जाता है। हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, वो 33 बार एक चीज को पढ़ते थे तब समझ में आता था। तो वो देखो दुनिया में कितनी बड़ी ख्याति फैला दी है, इसीलिए 33 बार पढ़ना पड़ता था, तो थोड़ा सा लगना पड़ता है। और मैं आपको हर सुविधा जो आपको चाहिए, आपको डिजिटल से लेकर के और जैसे आपको सीखना हो, एनी कॉस्ट एनी हाउ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आप नहीं सीखेंगे तो ये मुझे बहुत तकलीफ लगेगी। चूंकि मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हैं, तो मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? मुझे तो इसलिए ना आप लगे रहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप ओनली वन है। नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे सब लोग ओनली वन होते हैं। 7 अरब की जनसंख्या में कोई एक दूसरे के जैसा नहीं है। आप लोग भी यूनिक है, सभी लोग यूनिक है ना? केवल मैं नहीं हूं। हाँ, मेरा ये है कि मैं यदि पढ़ाता हूं तो पूरा दम लगा के पढ़ाता हूं, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम आपको समझा रहे थे प्रबंधन के स्वरूप। आप समझ गए? स्वरूप मतलब ये हुआ ना कि हर तरह के प्रबंधन का अलग अलग स्वरूप होता है। बार प्रबंधन का अलग होगा, उसी प्रकार क्षेत्र भी अलग होगा। अब स्कूल प्रबंधन का क्या स्वरूप होगा, क्या क्षेत्र होगा,
सॉरी, स्कूल प्रबंधन का क्या स्वरूप होगा और क्या क्षेत्र होगा उस पे हम बात करेंगे और लौटेंगे आपके किताब पे। जो आपका जो किताब है वो कहता है, एक नजर हम लोग देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग किताब पे ध्यान से देखिएगा। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं मैं कर ही रहा हूँ स्क्रीन शेयर, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि वो जरूरी है कि आपको थोड़ा सा ना हम लोग फोकस करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अभी लीजिए यहाँ पे आप देखिए, अच्छा इसको मुझे पहले हटाना पड़ेगा, कह रहा है कि हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब हम चलते हैं आपके किताब में, ये किताब है लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी किताब है, लेकिन फिर भी काम किया, इसमें बहुत सारी चीजें मिला देता हूँ इधर उधर से, तो ये चीजें होती हैं। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, किधर चला गया? सारा संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक तो कोई नहीं है। यहाँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए, ये जो चीज है ना, एक मिनट, स्कूल प्रबंधन की विशेषताएं, ये हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पे स्कूल प्रबंधन के तत्व देखिए, प्रबंधन वही चीज है, अरे हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रबंधन की विशेषता कर रहे हैं कि प्रबंधन के स्वरूप, हाँ स्वरूप और क्षेत्र, इसको आप जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। इसमें जो चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा फोकस करना है कि एक जगह लिख रहा है ये विकास का साधन, स्कूल प्रबंधन का क्षेत्र, नेचर और स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। यहाँ पे लिख रहा है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, केवल आप सुनते जाइए। सार्वभौमिक यूनिवर्सल, लक्ष्य निर्देशित यानी गोल डायरेक्टेड, नेतृत्व लीडरशिप, स्वास्थ्य मानवीय संबंध, ये देखिए यहाँ आइए, कला तथा विज्ञान, मैंने स्कूल कला भी है और विज्ञान भी है, कैसे है हम आपको बताएंगे। दूसरा अध्ययन का क्षेत्र है ना, अध्ययन का क्षेत्र, इसमें यही दिक्कत होता है। एक मिनट लाइन पर रहिएगा, हम करते हैं। थोड़ा सा इसको हमें ऐसा लेना है, सॉरी, इसमें हमें हाँ ये था, ये देखिए ये रहा है ना। थोड़ा सा मैं इसको खड़ा करके ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि थोड़ा इसमें हमको कुछ करना भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ देखिए, अध्ययन क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, स्रोतों का समन्वय, नियोजन, वातावरण को बनाए रखना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये यहाँ लिख दिया मिशन, यहाँ लिखा गुणवत्ता क्वालिटी, यहाँ लिखा अनेक प्रक्रिया, यहाँ लिखा मानव विकास की प्रक्रिया। अब इतना चीजें कोई भी आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि बाप रे ये तो बहुत सारी चीजें हैं। हमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आइए मैं आपको यहाँ से ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात करता हूँ। यहाँ सबसे पहला टॉपिक जो है कला और विज्ञान, ये आपको याद रखना है, नोट करते जाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ये कला और विज्ञान, ये हमें दिमाग रखना है, कला और विज्ञान सबसे पहला, ठीक।
अब यहाँ पे ऐसे मुझे करने दीजिए, आगे ऐसे। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर आ जाइए, यहाँ से हमको समझना है कला और विज्ञान। अब यहाँ देख रहे हैं कला और विज्ञान। कहता है प्रबंध कला भी है विज्ञान भी है, यह औपचारिक रूप से संगठित समूहों के व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने की कला। आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, इसको हम आपको समझाएंगे। दूसरा पॉइंट अध्ययन क्षेत्र, इसको आप नोट करिए। दूसरा पॉइंट अध्ययन क्षेत्र। तीसरा क्या है? स्रोतों का समन्वय। बहुत से स्रोत से हम चीजों का समन्वय करते हैं, मतलब बहुत प्रबंधक हमें जो क्या करना होता है कि बहुत से स्रोतों को प्रबंधित करना होता है, जुटाना होता है। यानी कि जब हम इसके प्रबंधन की बात करेंगे, विद्यालय के प्रबंधन के स्वरूप की बात करेंगे, किन किन टॉपिकों पे बात करेंगे, तो परीक्षा में आएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे, जो कि हम पहले से जानते हैं उसी को पहले यहाँ चुनना है। कला और विज्ञान मैं आपको समझा देता हूँ, नोट कर लीजिए। अध्ययन क्षेत्र, यह भी मैं आपको समझा देता हूँ, इजी है। संगठित कार्य, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होकर हमें कार्य करना पड़ता है। हल्का कुछ आवाज बहुत कट रही है, थोड़ी सी तो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। स्रोतों का समन्वय, ये आप समझ लीजिएगा। ये वातावरण बनाए रखना, ये बहुत इजी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं केवल आपसे यह कह रहा हूं कि इसमें उन ज्यादा मत करिए, केवल कुछ चीजों को नोट कर लीजिए जो आप लिख सकते हो बस। और उधर भी मत जाइए, आप विकास का साधन लिख दीजिए, इसके बारे में आप आराम से लिख दीजिएगा। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग लिख दीजिए, इसके बारे में आराम से लिख दीजिएगा, एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है। सार्वभौमिक मैं पहले समझा चुका हूं, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। लक्ष्य निर्देशित, इसके बारे में आप आसानी से लिख दीजिएगा, यदि तो इसके बारे में आसानी से लिख दीजिएगा। यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आता हो तो आप हमसे पूछिएगा। मानवीय संबंध, स्वस्थ मानवीय संबंध, यह भी बहुत इजी बात है। हाँ, कला और विज्ञान बस एक क्षेत्र में देखिए क्या है, ये कला और विज्ञान दोनों का क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र है। संगठित मैं आपको समझा देता हूं। संगठित का मतलब क्या होता है? संगठित का मतलब होता है ना, दो तरह के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ये वाला लेते हैं। हाँ, संगठित का क्या मतलब होता है? संगठित का सीधा सीधा मतलब है ना, दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक संगठित क्षेत्र होते हैं, एक असंगठित क्षेत्र होते हैं। संगठित और असंगठित समझिएगा। यहां पर आप संगठित क्षेत्र समझना हो, जैसे बैंक पूरा संगठित है, उसका एक एक चीज प्लान्ड है ना, एक एक चीज प्लान्ड है, संगठित है। वैसे ही स्कूल, ये एकदम संगठित है, इसका एक एक चीज प्लान्ड है कि कब क्या होगा, कब यहाँ पे 15 अगस्त मनेगा, कब 26 जनवरी मनेगा, कब गांधी जयंती मनेगा, कब क्लास चलेगा, सब प्लान्ड है ना। अब असंगठित में क्या होता है कि ये पूरी तरह से संगठित नहीं है, पता नहीं है कि कब क्या करना पड़ेगा, पता नहीं कि कब क्या करना पड़ेगा। यह क्षेत्र अलग होता है। बाढ़ में कोई नहीं जानता, कोरोना का प्रबंधन में क्यों देखो, पता नहीं है कि कब क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल असंगठित क्षेत्र है। कब लॉकडाउन करना पड़ेगा, कब खोलना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है ना। आरती लिख के बोलिए जो भी बोल रहे हैं, कोई भी गारंटी नहीं है कि कब क्या है आपको करना पड़ सकता है। तो ये विद्यालय का जो क्षेत्र होता है वो संगठित होता है। दूसरा मैंने कहा कला और विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों है। इसका क्या मतलब है? मतलब एक होता है कला क्या है, विज्ञान क्या है। कला और विज्ञान में क्या फर्क है, ये हमें थोड़ा सा समझना है, तब हमको समझ में आएगा कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। कला, हम बांसुरी बजाते हैं, यह एक कला है, लेकिन ध्यान रखिएगा बांसुरी जो बनती है वह एक विज्ञान है। बांसुरी बजाना एक कला है, लेकिन बांसुरी बनाना एक साइंस है, एक साइंस से बनता है। हारमोनियम हम बजाते हैं ना,
या एक कला है, आर्ट है। लेकिन हारमोनियम का निर्माण आर्ट से नहीं होता, इसका निर्माण साइंस से होता है, विज्ञान से होता है ना। तो ये चीज आप खूब बढ़िया से समझ लीजिए कि कला और विज्ञान दोनों जीवन के दो अंग हैं। अब हमें स्कूल पे आते हैं। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान में कला में कार्य का कारण नहीं होता। जैसे मैं बांसुरी बजा रहा हूं, इसका कोई कारण नहीं है, मैं यूं ही बजा सकता हूं। चित्र बना रहा हूं, इसका कोई कारण ना हो तो भी मैं चित्र बना सकता हूं। कविता लिख रहा हूं, इसका कोई भी कारण ना हो तो भी मैं कविता लिख सकता हूं। और ये असंगठित भी हो सकता है ना, कि असंगठित कविता लेके कहीं फेंक देंगे। लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं है। विज्ञान में, हाँ, क्रिएटिविटी के बारे में बोले थे, याद दिलाइएगा सुबह, ठीक है। यहीं पे क्रिएटिविटी आप समझ लीजिए, यही तो क्रिएटिविटी अभी हम आपको यही समझा दे रहे हैं। तो ये केवल आपको कला और विज्ञान समझना है, स्कूल पे आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है ना कि कला और विज्ञान, तो बांसुरी, चित्र, कविता, ये जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई कि विज्ञान में कार्य होता है और उसका कारण होता है। ये कार्य कारण का खोज होता है। दूसरा चीज, ये क्रमबद्ध होता है। हाँ, तीसरी बात, परीक्षणों और निरीक्षणों पर आधारित होता है। ये विज्ञान है, माने ये तर्क पे आधारित होता है। और कला भावना पे आधारित होती है। ये तर्क पर आधारित होता है और कला किस पर आधारित होती है? भावना पर आधारित होती है। ये विज्ञान में। अब स्कूल में बहुत सारी चीजें आप ऐसा देखेंगे जो भावना से नहीं होता ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तर्क से सिद्ध करना पड़ता है। प्रार्थना दिन में 10 बार नहीं होगी। ये विज्ञान है कि प्रार्थना एक सवेरे होगी, एक शाम को होगी। तो स्कूल में हमें बहुत सारी चीजों को, ये कार्य कारण क्रमबद्ध ये करना पड़ता है। और कुछ चीजों को आर्ट, अब जैसे विद्यालय में चित्र बनाना हो तो ये कलाकारी ही तो हुई। तो विद्यालय जो है, आपको पढ़ाना हो, पढ़ाना एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, पढ़ाना एक कला है। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मकता क्या होती है ना, क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी का सीधा सीधा मतलब यह है ना कि कोई नया, कुछ नया बनाना या खोजना। जैसे ये रचनात्मकता है। जैसे सब्जी आप रोज बनाते हैं। आपने क्या किया? रोज क्या करते थे? बैगन और आलू बनाते थे। बैगन और आलू बनाते थे। आज आपने क्या किया कि इस आलू को और इस बैगन को आप ऐसे यूज नहीं किए। आपने क्या किया कि बैगन का आज भरता बना दिया, कुछ अलग तरीके से यूज किया, ऐसा यूज किया कि कोई और नहीं करता है, नकल नहीं किया, खुद किया। ये है सृजनात्मकता, ठीक है। आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं और कुछ ऐसी तकनीकी अपना रहे हैं जो कहीं से आप देखे नहीं है, आप उसको खोजे हैं। ये रचनात्मकता है। आदमी में खोजने की बड़ी क्षमता होती है। क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी है। आप रोज ही कुछ क्रिएटिव करते हैं, रोज ही करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। तो ये विद्यालय क्रिएटिविटी साइंस में भी होती है और क्रिएटिविटी आर्ट कला में भी होती है। ये हर जगह आपको लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और बहुत ही जरूरी है आजकल। जो बच्चा स्वतंत्र सोचता है, जैसे मैंने क्या किया, मैं रोज सोचता हूं कि आज कौन से तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, तो एक मुझे क्रिएटिव आइडिया आ जाता है। ऐसे ही आपको भी रोज सोचना है कि आज किस तरीके से मैं सीखूं कि ज्यादा याद हो, तो एक आइडिया आ जाएगा आपको। आप रोज एक ही ढर्रे में पढ़ते हैं, इसलिए आपको निराशा हाथ लगती है, याद रखिएगा। देखिए, इसमें मुझे बहुत बात नहीं करनी है। ये टॉपिक आप खुद तैयार कर लीजिएगा। इसमें जो नहीं आएगा आप लोग कल मुझसे पूछिएगा। कल मैं पूछने का 20 मिनट टाइम दूंगा। मैं एक एक टॉपिक को इसको समझा दूंगा।
इसमें का जितना टॉपिक है, 2 चीजें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कल हम इस पे डिस्कस करेंगे केवल, वो भी 20 मिनट में आते, 20 मिनट में आपको समझा देंगे। वो 2 टॉपिक कौन कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ। बैठ जाओ। 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो ये जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, देखिए इसमें जो बजट बनाना और ये सब है, विद्यालय प्रबंधन के तत्व। विद्यालय प्रबंधन के तत्व मैं ऊपर समझा दिया हूँ संक्षेप में, और नीचे विस्तार में दिया हुआ है। तो ये विस्तार में दिया हुआ है तो आप समझ रहे हैं। इसमें यदि कुछ नहीं समझ रहे होंगे तो कल आप हमसे पूछिएगा, मैं 20 मिनट का टाइम आरंभ में केवल आपसे डिस्कस करूंगा, आपका प्रश्न लूंगा। दूसरा है ना, दूसरा क्या है, आपको मैं क्या किया कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र और ये समझा दिया, क्षेत्र और स्वरूप समझा दिया। आप केवल इसमें से ज्यादा नहीं, मात्र 7 या 8 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। कुछ क्षेत्र में से तैयार कर लीजिएगा और कुछ उसमें से तैयार कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, स्वरूप में से तैयार कर लीजिएगा। और यदि आपके पास किताब नहीं होगा तो किसी से, अनुष्का या मैं किसी से ही बोलूंगा, या मैं खुद ही इसका पीडीएफ मैं आपको डाल देता हूँ। पीडीएफ डाल दूंगा आराम से, जो मैं आपको दिखा रहा था, आराम से इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, अब आपको टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। कितना टाइम हो गया समझ नहीं आया। अरे वाह, 17:30 राइट टाइम आज हम लोग छूटे हैं। तो एक बार आप लोग बताइए सर, आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ, कर देंगे। नव निर्माण करना, नव निर्माण करना। देखिए, अब आप थोड़ा सा नव निर्माण करना पे मैं बात बोल दूं। आप कहते हैं नव निर्माण करना, मैं नहीं कह रहा हूं नौ, ये सही है, आपका शब्द सही है, लेकिन क्या है ना कि एक घर बनता है तो कहते हैं लोग निर्माण कर रहे हैं। निर्माण करना क्या होता है ना, एक ढर्रे में बनाना। पहले से कोई नक्शा बना हुआ है, उसी को हम बना रहे हैं, तो नव निर्माण कर रहे हो गया, निर्माण कर रहे हो गया। नव निर्माण आप नए के अर्थ में लेते हैं, तब दिक्कत ये आती है कि नया घर बन रहा है। अब इस घर में क्या हुआ कि क्रिएटिविटी कुछ हो गई, मतलब कुछ ऐसा हुआ जो किसी घर में देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ खास, एक सुरंग बना लिया गया, और उस सुरंग क्या हुआ, वो सुरंग यहाँ से जाकर के और यहाँ बाजार में निकल रहा है। इसलिए बनाया गया है कि बाजार में जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे और घर आ जाएंगे आसानी से, कोरोना से बच जाए। लीजिए, ये क्रिएटिविटी आपको देखना हो तो आप टिकटॉक पे देखिए ना, टिकटॉक पे देखिए या एफबी पे देखिए या यूट्यूब पे देखिए, कितना क्रिएटिविटी होता है, कितने नए रहते। आज मैं देखा कि एक शिक्षक पढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया से तरीके से वो ऐसे कुछ बना दिए थे, ऐसे 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 ऐसे, और इसमें बहुत सारी तत्वों को लिख दिए थे और बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे थे। तो ये चीजें क्रिएटिविटी है, नई चीजें हैं। व्याकरण पढ़ाने के लिए दूसरा तरीका है। तो हम भी क्रिएटिविटी करते हैं कि चलिए ये जोड़ लीजिए, ये क्लास खोज लीजिए, ये कल पूछिए, इस तरह से करिए, कुछ बैनर पोस्टर बना देते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं। इस तरह से रचनात्मकता को धीरे धीरे समझेंगे, बहुत डीप समझेंगे इसको। चलिए, अब मेरा टाइम होता है ओवर, और आप लोग एक बार बोलिए समझ में आया या नहीं आया, लिखिए। टिकटॉक बंद हो गया तो बना लिया जाए एक टिकटॉक हम लोग, उसमें क्या है, अपना बना लेंगे, अपना पैदा कर लेंगे। यही तो रचनात्मकता है। चीन वाला दे देता है तो हम लोग अपना निर्माण नहीं करते हैं। समझ में आया सर? बहुत सही। अब आप लोग ये लिखिएगा, आज का टॉपिक जो है वो कितना % समझ में आया। अधिकतम क्या होता है ना कि आप, जैसे मैं बोला 5 लिखिए, तो आप कल से ये लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए कि हमें 20%, 30%, 50%, 100%, 90% ऐसे लिखिए। तो फिर से टाइप करिए।
मैं बोल रहा हूँ, आवाज बंद है। देखिए फिर से सुनिए। अगला 50% आपको ना, जैसे आप यदि हम आपको 80% समझा दिए तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, 80% समझा दिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ क्रिएटिविटी करूंगा कि आपको वो भी 20% यही समझ में आ जाए, आपको 9 पढ़ना पड़े ज्यादा। लेकिन यदि आपको 80% समझ में आया तो आप भी बहुत ध्यान दिए होंगे तब समझ में आया होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे टुडे इज ग्रेट डे। मैं खोल तो दूं कम से कम आप लोगों को, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कैसे। वो तो वही हुआ, ताला लगा दिया मुंह पे, फिर कहते हैं बोलिए। चलिए सब लोग को खोल दिया गया है, यहाँ से सभी लोग फ्री हैं। चलिए किसी को कुछ कहना है? चलिए टुडे ग्रेट डे। आप लोगों का हर दिन ग्रेट हो जाए, हर दिन मंगल हो जाए, भावनाओं के साथ चलते हैं। और आपको आज असाइनमेंट मैंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन आज तो मुझे भी सोचने का मौका मिलेगा। चलिए तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना ध्यान से, प्रेम से, मन से सुनते रहे, पढ़ते रहे, चलो आगे जाए। धन्यवाद, आशीर्वाद। चले ना, चला जाए ना अनुष्का जी सर, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। 4 बजे कल फिर 4 बजे मिलेंगे सर। कल 4 बजे सब लोग। ओके, एकदम एनर्जेटिक होकर रहिए। और पढ़ने के लिए थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं, कल से थोड़ा सा एक्टिविटी भी